हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ पढ़ा था और ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन दिया था और साथ में हमने उसकी 4 रीजन्स जिनमें वो वर्क करता है उसके बारे में स्टडी किया था, उसके बारे में बात की थी। और साथ में हमने ये बात की थी कि किस किस कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर वो वर्क कर सकता है, मींस कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। इन सब को हमने कंपेयर भी किया था। आज मैं इनका एक बेसिक स्ट्रक्चरल डायग्राम बना के आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। फिर हम उसमें और इनके हाइब्रिड पैरामीटर्स, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाता हूँ मैं आपको, फिर कॉमन एमिटर, फिर कॉमन कलेक्टर। ये तीनों का मैं अभी बहुत बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ, उसमें आगे हम फर्दर उसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे, सर्किट को बढ़ाते जाएंगे, लेकिन अभी बहुत बेसिक डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ मैं। सबसे पहले कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस की जब आप बात करोगे तो उसके अंदर क्या है कि बेस वाला जो पोर्शन है वो हम कॉमन रखते हैं, और एमिटर जो होगा वो इनपुट पार्ट पे होगा और जो कलेक्टर है वो आउटपुट पार्ट पे होगा। ठीक है, दिस इज एमिटर, this is base E, this is B and this is C, collector part। एमिटर और बेस ये इनपुट सेक्शन में वर्क करेंगे, और इनको हम, अब मैं एक्टिव रीजन की बात करूंगा, आगे हर जगह एक्टिव रीजन की बात करूंगा, क्योंकि हम जनरली एम्पलीफिकेशन की जब बात करते हैं तो एक्टिव रीजन में ही काम करते हैं। देखिए, जब कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन की बात करेंगे तब आपको एज ए स्विचिंग की बात कर रहे होगे आप तब, लेकिन जब आप एम्पलीफायर की बात करोगे, जब एम्पलीफिकेशन की बात करेंगे तो हम एक्टिव रीजन में काम करेंगे। तो इसको हमने फॉरवर्ड बायस करना है, और फॉरवर्ड बायस करने के लिए ये एन टाइप है, पी टाइप है, तो एन टाइप में की साइड नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आप कनेक्ट कर दोगे। और जब आप इधर बात करेंगे तो यहाँ आपको रिवर्स बायस करना है। तो यहाँ रिवर्स बायस करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए ये N है, ये P है, तो N की साइड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सिंगल सेल यूज़ किया है, यहाँ मैंने डबल सेल यूज़ किया है, मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी, दिस इज ए सेल। तो उसका रीज़न ये है कि जब आपको जो पोर्शन रिवर्स बायस करना होता है वहाँ वोल्टेज ज़्यादा लगानी पड़ती है आपको। तो यहाँ ये N है, ये P है, तो इसके अंदर आपको रिवर्स बायस करने के लिए वोल्टेज ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और यहाँ इनपुट सेक्शन है, इनपुट सेक्शन फॉरवर्ड बायस है, तो यहाँ वोल्टेज कम लगानी पड़ेगी। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। आगे हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक बार स्ट्रक्चर समझ लो कि क्या है। ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया है, अभी मैंने इसकी कोई बाइसिंग वगैरह नहीं की। ठीक है, बाइसिंग के अंदर हम इसमें रेजिस्टेंसेज वगैरह लगाते हैं, और डबल बैटरी की बजाय सिंगल बैटरी से काम चलाने की कोशिश करते हैं। वो बाइसिंग क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल कॉमन बेस देख लीजिए, ये कॉमन बेस है। उसके बाद है कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर की बात करते हैं। कॉमन एमिटर के अंदर, कॉमन जब एमिटर की बात करूँगा तो उसके अंदर क्या है कि एमिटर टर्मिनल वो कॉमन है, मीन्स हम इस तरीके से बनाएंगे, ये एमिटर टर्मिनल कॉमन है। देखिए NPN बना रहा हूँ मैं, NPN, तो ये एमिटर है, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, ये तीनों हमने यहाँ दिखा दिए। अगेन दिस इज इनपुट सेक्शन एंड दिस इज आउटपुट सेक्शन, ये आउटपुट सेक्शन। इनपुट सेक्शन को फॉरवर्ड बायस बनाना है एक्टिव रीजन के लिए, तो एक्टिव रीजन के लिए फॉरवर्ड बायस बनाना है, तो देखिए ये NPN, तो इट मीन्स यहाँ आपको पॉजिटिव लगाना है और यहाँ आपको नेगेटिव टर्मिनल लगाना है ऑफ बैटरी। अब बात आती है कि इसका और इसका क्या होगा, ये भी N है और ये भी N है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या होगा। अब इसके अंदर देखिए, आपको जो कलेक्टर रीजन है उसको रिवर्स बायस करना होता है। कलेक्टर को आपने रिवर्स बायस करना है, तो आप क्या लगाओगे, कलेक्टर को रिवर्स बायस करने के लिए यहाँ याद रखना, हमेशा ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कलेक्टर को रिवर्स बायस करना होता है।
सॉरी, ये बैटरी कलेक्टर को आपने रिवर्स बायस करना है। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने क्या किया, जहाँ फॉरवर्ड बायस करना था वहाँ आपने सिंगल बैटरी यूज़ की, और जहाँ रिवर्स बायस करना था वहाँ सिंगल सेल यूज़ किया, और जहाँ रिवर्स बायस करना था वहाँ आपने बैटरी यूज़ की। मीन्स इसकी वोल्टेज हाई है और इसकी वोल्टेज लो है। तो अब इन वोल्टेजेस की क्या ज़रूरत होती है अभी हम आगे बात करेंगे, आगे बहुत कुछ है अभी ट्रांजिस्टर और इसमें बताने के लिए। देखिए इतना कुछ है बताने के लिए, समटाइम्स मैं सोचता हूँ कि कितना बताना चाहिए कितना नहीं बताना चाहिए, क्योंकि एनालॉग इज़ वेरी वाइड, बहुत ज़्यादा कुछ है इसमें बताने के लिए। तो ये क्या है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके बाद है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या करते हैं, जो कलेक्टर टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल है वो कॉमन होगा। तो क्या है कि यहाँ आप इसको फॉरवर्ड बायस करोगे, ये फॉरवर्ड बायस होगा, और यहाँ इसको रिवर्स बायस करोगे। रिवर्स बायस करने के लिए जैसा मैंने पहले बताया था कि कलेक्टर टर्मिनल को आप रिवर्स बायस करते हैं, तो कलेक्टर टर्मिनल को रिवर्स बायस करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ इट विल बी लाइक दिस, कलेक्टर टर्मिनल इज रिवर्स बायस। तो ये है आपका एमीटर बेस, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर। ये हमने कॉमन कलेक्टर बना दिया। तो ये तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, अभी आगे और चीज़ें भी आएंगी तो उनके भी बारे में हम बात करेंगे। देखिए अब क्या है, अब ये चीज़ें हमने पढ़ ली। अब 3 टर्म मैं बोलूँगा, 3 टर्म जो मैं बोल रहा हूँ वो है अल्फ़ा, बीटा और गामा। अब इनको समझना है हमने, ठीक है। इनको समझने से पहले देखिए, जो ट्रांजिस्टर हमने बोले हैं, जो भी एम्पलीफायर की हमने बात की है, सपोज करो ये मैं एम्पलीफायर एक बॉक्स से दिखा देता हूँ अभी जस्ट, ये इनपुट सेक्शन है और ये आउटपुट सेक्शन है। 2 पोर्ट डिवाइस है ट्रांजिस्टर, एक जो ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर आप यूज़ करते हैं, 2 पोर्ट डिवाइस है, उसका एक इनपुट सेक्शन होता है, एक आउटपुट सेक्शन होता है। बहुत कुछ है उसमें बताने के लिए, अभी बात करेंगे आगे। तो इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन, यहाँ इनपुट में आपका करंट है आई, वी आई भी है यहाँ, ठीक है, वी आई भी है और इनपुट पे, और आर आई भी है इनपुट रेजिस्टेंस। यहाँ क्या है, आई आउटपुट भी है, आई आउटपुट है, और यहाँ वी आउटपुट भी है, और यहाँ आर आउटपुट भी है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा ऑल आर करंट गेन्स, सभी करंट गेन्स हैं। अब किस किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट गेन्स हैं, अल्फ़ा जो है वो सी बी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, बीटा जो है दैट इज़ कॉमन एमीटर के लिए है, ठीक है, कॉमन एमीटर के लिए करंट गेन है, और जो गामा है दैट इज फॉर कॉमन कलेक्टर के लिए करंट गेन है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा और गामा ये तीनों करंट गेन्स हैं, लेकिन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तीनों कॉन्फ़िगरेशन मैंने बना के दिखाई थी। और गेन क्या होता है, व्हाट इज़ गेन, गेन इज़ ऑलवेज, यदि मैं करंट गेन की बात करूं तो गेन क्या होता है, करंट गेन इज़ ऑलवेज आई आउटपुट बाय आई इनपुट, आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। अब ये डिफरेंट मैटर है, ये अलग मैटर है कि जब आप कॉमन बेस की बात करेंगे तो आउटपुट किसी अलग टर्मिनल पे होगा, कॉमन एमीटर की करोगे तो इनपुट और आउटपुट किसी अलग डिफरेंट टर्मिनल्स के ऊपर हो सकते हैं। तो लेकिन रहेगा यही आई आउटपुट बाय आई इनपुट, किसी भी टर्मिनल के ऊपर हो, ठीक है। और अभी मैंने रिप्रेजेंटेशन आई आउटपुट बाय आई इनपुट से की है, लेकिन यदि मैं
ये तो एक कॉमन फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला होगा, दिस इज ए जनरल फार्मूला। ठीक है, यदि मैं अल्फ़ा को देखूं तो अल्फ़ा कॉमन बेस के अंदर है, कॉमन बेस में आउटपुट किस टर्मिनल के ऊपर होता है, कॉमन बेस में आउटपुट कलेक्टर के ऊपर होता है, तो मैं ये लिखूंगा आई सी, और इनपुट किसके ऊपर होता है, इनपुट किसके ऊपर होता है, आप सोचिए, इनपुट होता है एमीटर के ऊपर, तो आई ई, आई सी बाई आई ई, ये तो हो गया अल्फ़ा। ठीक है, ऐसे ही जब आप बीटा की बात करेंगे तो बीटा क्या होता है, देखिए बीटा होता है बीटा इज इक्वल टू, बीटा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। कॉमन एमीटर, जब एमीटर कॉमन है तो आउटपुट किस टर्मिनल के ऊपर है, आई सी, और इनपुट किस पे है, आई बी, दिस इज आई बी। और व्हाट इज गामा, गामा होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जब कलेक्टर कॉमन है तो उस टाइम क्या होगा, आउटपुट किसके ऊपर है, एमीटर के ऊपर। ठीक है, और इनपुट किसके ऊपर है, बेस के ऊपर। ठीक है, ये है। तो आप ये देख सकते हैं, तीनों देख सकते हो आप यहाँ से कि अल्फ़ा क्या है और बीटा क्या है और गामा क्या है। अब अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.9, जैसा आपने उस दिन लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी। जो बीटा है उसकी वैल्यू होती है अराउंड 46, अराउंड 46 मीन्स 40s की रेंज में होता है, 46, एंड गामा इज इट इज़ अराउंड 47। ठीक है, दीज आर टिपिकल वैल्यूज़। ये -46 जनरली लिखते हैं बीटा के अंदर, वो उसका रीज़न ये है कि उसमें जो आउटपुट होती है वो आउट ऑफ फेज होती है, आउटपुट इज इन अपोजिट फेज एज कम्पेयर टू द इनपुट, वो हम आगे बात करेंगे। गामा 47, और जनरली बोलते हैं कि गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड कर दे तो गामा आ जाएगा। ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आई सी है, इसमें आई सी है ऊपर, और यहाँ क्या है, ये आई ई है, आई ई इज़ द कम्बिनेशन ऑफ आई सी एंड आई बी। ठीक है, जो आई ई होता है वो इन दोनों का कम्बिनेशन होता है, तो इसलिए इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में। अब मैं आपको इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की कर देता हूँ, क्योंकि आगे जब हम बात करेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की ही ज़्यादा बात करेंगे। कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन आप अपने आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो कॉमन एमिटर की ही ज़्यादा बात करते हैं, और कॉमन एमिटर का ही मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो भी मैं ड्रॉ करूँगा, लेकिन दोज आर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट एज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर जब हम काम करते हैं तो दीज आर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर की जब आप बात करेंगे तो उसके अंदर देखिए कॉमन क्या होता है, इसमें मैं कुछ साइन कन्वेंशंस बताऊंगा आपको, कुछ साइन कन्वेंशंस बताऊंगा, वो ध्यान रखना आप कि कैसे साइन आप लगाते हो, किस तरीके से साइन लगाए जाते हैं। ये आप ऐसे यूज़ करते हो, और ये यहाँ, और उसके बाद यहाँ मैंने बताया था बैटरी यूज़ करेंगे, और ठीक है। देखिए जब भी आप वोल्टेज की बात करते हो, वोल्टेज की बात करें, इस वोल्टेज की बात करोगे तो हमेशा जो कॉमन टर्मिनल है वो बाद में लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिखेंगे वी बी ई, इस वोल्टेज के लिए लिखा जाएगा वी बी ई, इस टर्मिनल के और इस टर्मिनल के बीच में, इसको हम इनपुट वोल्टेज बोलते हैं। इस टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज होगी उनको वी सी ई लिखा जाएगा। याद रखना, जो कॉमन टर्मिनल है वो बाद में लिखा जाता है। आपको इसको वी सी ई यदि मैं बोल रहा हूँ तो आपको ये देखते ही पता लग जाना चाहिए कि मैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ।
ठीक है। यहाँ जो है इसका मतलब है कॉमन एमिटर, लेकिन यहाँ जो मैं सी लिख रहा हूँ इसका मतलब है कलेक्टर एमिटर। पहले कलेक्टर आएगा फिर एमिटर आएगा। यहाँ बी ई का मतलब है बेस एमिटर, बेस पहले और एमिटर बाद में। तो ये तो हो गए इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस। अब बात आती है इनपुट और आउटपुट करंट। जो इनपुट करंट होता है वो ये करंट है, हम इनवर्ड डायरेक्शन में मानते हैं उसको। यदि करंट इनवर्ड डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव लिखा जाता है, आई बी विल बी पॉजिटिव इन दिस केस, क्योंकि यहाँ पे जो आई बी फ्लो करेगा वो इसके अंदर की तरफ ही फ्लो कर रहा है। तो और यहाँ क्या है, यहाँ पर करंट का फ्लो ऐसे है, और ये जो करंट है आई सी वो क्या होगा, यहाँ वो आई सी भी पॉजिटिव ही होगा। सपोज करो ये कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि आप बुक में भी देखोगे, जो भी बुक रिकमेंड की है मैंने आपको, तो उसके अंदर भी आप देखोगे कि यहाँ पीएनपी दिखा रखा है, और पीएनपी दिखाने से यहाँ पे जो बैटरी है वो अपोजिट हो जाती है। पीएनपी जैसे दिखाऊंगा इसको मैं यहाँ ये ना लेके एनपीएन ना लेके पीएनपी यदि लेता हूँ तो क्या होगा, ये बैटरी अपोजिट हो जाएगी, ये बैटरी अपोजिट हो जाएगी, दोनों बैटरीज अपोजिट हो गई। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और होगी, फिर जो आई बी होगा वो भी नेगेटिव होगा, वी बी ई होगा वो भी नेगेटिव होगा, आई सी जो लिया जाएगा वो भी नेगेटिव लिया जाएगा, और वी सी ई लिया जाएगा वो भी नेगेटिव, सभी नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, सभी माइनस में। क्यों? क्योंकि वो चीज़ पोलैरिटी चेंज हो गई। इधर से जैसे इधर ऊपर नेगेटिव टर्मिनल आ गया, इधर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, तो करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट होगी, और इनवर्ड डायरेक्शन को हम जनरली पॉजिटिव मानते हैं। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन हो गए। तो आई सी, आई बी और वी सी ई और आई बी, वी सी ई और आई बी ई, ये वी बी सॉरी, ये इनपुट करंट, आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेजेस हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे कि मैं यहाँ ये ड्रॉ करता हूँ, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ जो होगा वो होगा वी बी ई, वी बी ई होगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आई बी। ऑब्वियसली ये बात ये यहाँ इंक्रीज होता चला जाएगा। देखिए यहाँ आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इनकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, वो कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं इसकी, दैट विल डिपेंड ऑन द एक्सपेरिमेंट। और ऐसे ही यहाँ पर आई बी इंक्रीज होता चला जाएगा। अब जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जब ड्रॉ करते हैं, दोज आर ड्रॉन बाय मेकिंग द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। VCE को कांस्टेंट रखते हुए, VCE को कांस्टेंट रखते हुए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की जाती है। सपोज करो ये ग्राफ ये आ गया, ये कैरेक्टरिस्टिक वैसी होती है जैसी कि आपने डायोड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। उसमें कुछ थ्रेशोल्ड लेवल होगा जहाँ तक इसका कोई राइज नहीं होगा, जिस पॉइंट तक इसका कोई राइज नहीं होगा उस पॉइंट के बाद वो राइज होना शुरू हो जाएगा। और राइज कब तक नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जर्मेनियम के अंदर 0.3 तक राइज नहीं होगा और सिलिकॉन के अंदर 0.7 तक राइज नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद राइज होना स्टार्ट होगा। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक मिली। सपोज करो ये कोई एक वोल्टेज थी VCE1, ठीक है, VCE1 आपने वोल्टेज ले ली। ठीक है, अब आपने वोल्टेज इंक्रीज कर दी। अब वोल्टेज जब इंक्रीज की, देखो ये एक आपने ड्रॉ कर लिया, इसमें आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है और इनपुट को आप इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हुए करंट नोट करते गए। ये तो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए। अब आपने क्या किया, आउटपुट वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करोगे तो देखोगे कि ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये शिफ्ट हो जाएगा, इट विल शिफ्ट हेयर। तो ये जो कर्व नया कर्व आया है वो VCE2 के लिए आया है, और यहाँ मैं बता दूं कि VCE2 जो है वो ग्रेटर देन है VCE1 से। VCE2 VCE1 से बड़ा है। तो जैसे जैसे आप रिवर्स बायस इंक्रीज करते जाएंगे,
रिवर्स बायस की वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो जो कर्व है वो नीचे की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, ये इसका इफेक्ट है। ये तो पढ़ा हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब हम आते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। जब आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, ये हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हुए हम क्या करेंगे कि यहाँ हम लेंगे, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, यहाँ हम लेंगे वी सी ई आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ हम लेंगे आउटपुट करंट, दैट विल बी आउटपुट करंट आई सी। और यहाँ जो वेवफॉर्म हम ड्रॉ करेंगे, जो यहाँ से आउट जो कर्व ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी ऑन कांस्टेंट आई बी, मीन्स इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हुए होगा। वो इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हुए हम ड्रॉ करेंगे, और इनपुट करंट को कांस्टेंट रखा तो सपोज करो ये ग्राफ आया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सपोज करो ये IB1 है, IB1 मैंने क्या किया, इनपुट करंट को अब बढ़ा दिया। मैंने कांस्टेंट किस लिए लिखा था, ये कांस्टेंट वर्ड क्यों यूज़ किया मैंने, कांस्टेंट तब किया है कि ये कर्व ड्रा करते हुए ये IB कांस्टेंट है। अब मैं दूसरा कर्व ड्रा करना चाहता हूँ तो मैं IB को चेंज करूँगा, और सपोज करो अब IB2 है, IB2 का जब मैं ड्रॉ करूँगा ग्राफ, दैट विल बी लाइक दिस इज फॉर IB2। तो IB2 IB1 जो है वो छोटा है IB2 से। इट मीन्स जब हम इनपुट में करंट बढ़ा देंगे, इनपुट सेक्शन में करंट बढ़ा देंगे, तो आउटपुट में भी करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आउटपुट में करंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर क्या है, नेक्स्ट, फिर क्या है, ये नेक्स्ट, फिर क्या है, ये नेक्स्ट। ठीक है, इस टाइप में आपको ये दिखेगा। ये थोड़े स्लोप, कहीं कहीं थोड़ा स्लोप ज़्यादा हो गया, इतना स्लोप नहीं होता एक्चुअली, ये जैसे ये स्लोप कुछ ज़्यादा है। एक्चुअली स्लोप क्या होता है, कुछ इस टाइप में होता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि पहले इंक्रीज करेगा, उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा वेरिएशन है लेकिन कम है। तो आप ये देखोगे कि ये ग्राफ यहाँ तक आप चेंज करते जाओगे, या यहाँ तक आपके ग्राफ इंक्रीज होते जाएंगे, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये सैचुरेशन रीजन। अब मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यदि इसको मैं यहाँ यदि मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि इस लाइन से जब इधर जाऊंगा, मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा, तो इट विल बी इन सैचुरेशन। ये जो इस साइड का पोर्शन है ये सैचुरेशन का है। ठीक है, और यदि मैं IB0 ये कर्व मान लिया, मैंने इनपुट 0 रखते हुए ड्रॉ किया था, सपोज करो इनपुट करंट 0 रखते हुए ड्रॉ किया था, ये जो कर्व ड्रॉ किया था, तो इससे नीचे वाला जो पोर्शन है, इससे नीचे वाला जो ये पोर्शन है, ये कट ऑफ है, दिस इज कट ऑफ। ठीक है, इससे नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज कट ऑफ, और इससे इस साइड वाला जो रीजन है वो सैचुरेशन। ठीक है, ये हो गई आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, मैंने ड्रॉ कर ली। अब बात आती है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ तो कर ली, लेकिन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों ये ड्रॉ करते हैं, क्यों ये डिफरेंट कर्व्स हमने ड्रॉ कर लिए। पहले तो ये देखिए कि ये है क्या, ये जो कर्व्स दिए हैं ये क्या है, दीज आर द आउटपुट वोल्टेजेस एंड करंट, दीज आर द आउटपुट वोल्टेज एंड करंट combinations for a particular input current।
एक पर्टिकुलर इनपुट करंट के लिए, जैसे मान लिया सपोज करो मैं IB2 के लिए देखता हूँ, IB2 के लिए किसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर कितनी वोल्टेज के ऊपर कितना करंट होगा, IB2 कांस्टेंट है, इस वोल्टेज पे कितना करंट होगा यहाँ से पता लग जाएगा, इस वोल्टेज पे कितना करंट होगा यहाँ से पता लग जाएगा, इस वोल्टेज पे कितना करंट होगा यहाँ से पता लग जाएगा। तो ये कर्व्स आपको क्या बताते हैं, ये कर्व्स आपको ये बताते हैं किसी पर्टिकुलर आउटपुट वोल्टेज के ऊपर कितना करंट होगा व्हेन द इनपुट करंट इज कांस्टेंट। अब इसका क्या यूज़ है, अब देखिए, अब हम एक चीज़ और बात करेंगे, लोड लाइन कंसेप्ट। अब नई चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लोड लाइन कंसेप्ट। लोड लाइन क्या होता है, लोड लाइन, फिर हम ऑपरेटिंग पॉइंट की बात करेंगे। देखिए, मैंने अब तक सर्किट को सिंपल रखने के लिए इसमें अब तक मैंने रेजिस्टेंस नहीं लगाया था। इस सर्किट में मैंने कहीं रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं किया था। रेजिस्टेंस, आउटपुट में रेजिस्टेंस लगना चाहिए, लगता है, क्योंकि जब आप वर्क कर रहे हो तो रेजिस्टेंस तो आपको लगाना पड़ेगा ना। तो मैंने जस्ट सर्किट को सिंप्लीफाई रखने के लिए, सिंपल रखने के लिए अभी रेजिस्टेंस नहीं लगाया था। अब मैं रेजिस्टेंस लगा के आपको करके दिखा रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ हम रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने। सपोज करो दैट रेजिस्टेंस इज RC, RC रेजिस्टेंस है, ठीक है। RC रेजिस्टेंस मैंने वहाँ यहाँ लगा दिया। अब इसके अंदर KVL लगाओ आप। जब आप KVL लगाते हो तो क्या होगा, KVL लगाने से क्या होगा कि आप एक फार्मूला लिख सकते हैं, VCC क्या है, दिस इज VCC। और जो ये VCC किस लिए लिखते हैं हम इसको, क्योंकि ये सप्लाई, देखो जब तक मैंने ये रेजिस्टेंस नहीं लगाया था तब तक तो मैं इसको VCE कह रहा था, क्योंकि जो वोल्टेज लगी हुई थी उसका सारे का ड्रॉप यहाँ पे कलेक्टर और एमीटर के बीच में हो रहा था। लेकिन अब मैंने जब रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये VCC है और ये रेजिस्टेंस है, तो अब ये सोर्स है, इसका ड्रॉप दो जगह होगा, रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा और यहाँ ड्रॉप होगा। तो कैसे ड्रॉप होगा, IC RC प्लस VCE, इस तरीके से ड्रॉप होगा, दो जगह ड्रॉप होगा ना ये। तो दो जगह जब ड्रॉप होगा तो अब क्या है, अब आप IC निकाल लीजिए। IC कैसे निकालोगे, फॉर्मूला देखिए, यहाँ से आप क्या करें कि IC की वैल्यू निकाल दीजिए। और IC क्या होगा, देखिए, IC विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/RC, देखिए 1/RC मल्टीप्लाइड बाई VCE, ठीक है। इजी है ये तो कैलकुलेट करना, और प्लस VCC डिवाइड बाय RC। किया कैसे है, बहुत इजी है, देखिए आप इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, VCC माइनस VCE, और उसके बाद RC से डिवाइड कर दीजिए। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब देखिए, दो केस बनते हैं। यदि मैं इसके ऊपर बात करूं, इस ग्राफ के ऊपर बात करूं, इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करूं, तो यहाँ दो केस बन सकते हैं। पहला केस, इस लाइन के ऊपर करंट जीरो है, इस लाइन के ऊपर IC जीरो है, इस लाइन के ऊपर मैं देखता हूँ तो क्या होता है कि इस लाइन के ऊपर ये करंट जीरो है और इस लाइन के ऊपर ये वोल्टेज जीरो है। तो व्हेन IC इज इक्वल टू जीरो, जब IC जीरो है तो इफ IC इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, IC को जब जीरो कर दे तो दैट विल बी इक्वल टू VCE इज इक्वल टू VCC। इट मीन्स क्या हो सकता है कि जो VCE की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है, दैट विल बी मैक्सिमम VCC। मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी आएगी वो किसके इक्वल आएगी, VCC के इक्वल आएगी, VCC के इक्वल हो सकती है। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस लेते हैं, इफ VCE, यदि VCE जीरो रख दिया तो आपने क्या होगा, तब क्या होगा, VCE जीरो रख दिया तो
VC जब आप 0 रखोगे तो ये चीज़ 0 हो गई, तो IC विल बी इक्वल टू VCC बाय RC। इट मीन्स करंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, करंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, VCC बाय RC। इससे ज़्यादा करंट फ्लो नहीं कर सकता इस सर्किट के अंदर। तो 2 पॉइंट आ गए आपके पास, एक VCC आ गया, एक VCC बाय RC आ गया, और इन पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दो। मैं डिफरेंट कलर का यूज़ करता हूँ इसमें। इन पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दो, स्ट्रेट नहीं हुई, कनेक्ट हो गया। अब जो ये है, दिस इज लोड लाइन, जब जो ये लाइन है दिस इज लोड लाइन, इसको लोड लाइन बोलते हैं। अब ये लोड लाइन क्या है, लोड लाइन को समझने के लिए कुछ एक दो चीज़ें और समझनी ज़रूरी है, क्योंकि लोड लाइन जब आप समझोगे तो उससे पहले आपको उसका AC मॉडल, DC मॉडल ये पता होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोड लाइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लोड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं वो आपको पता लग गई, और लोड लाइन का कंसेप्ट क्या है, लोड लाइन का मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर के लिए यहाँ तक ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।